नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की क्लास है और इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए हमने लेके आए हैं जो परीक्षा के लिए आपको फायदेमंद होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम हमारा अभ्यास जारी करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमने लिए, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है, तो आपको बताना है प्रोजेस्टेरॉन किससे स्रावित होता है। ग्रंथि के नाम दिए हैं, ऑप्शन ए थाइमस से, बी पीयूष ग्रंथि से, सी कार्पस लुटियम से और डी पित्ताशय से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय से। मासिक धर्म चक्र के दूसरे भाग के दौरान अंडाशय में कार्पस लुटियम नामक एक अस्थायी ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करती है। गर्भावस्था के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो भी प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है, लेकिन खासकर गर्भावस्था के पहले 10 हफ्तों के बाद में इसका स्रावण चालू हो जाता है। तो ये चालू होता है कार्पस लुटियम से, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तपेदिक रोग आमतौर पर किस अंग को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको, ए फेफड़ों को, बी पित्ताशय को, सी यकृत को, डी मस्तिष्क को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों को। तपेदिक रोग जिसे आप टीबी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं और यक्ष्मा भी इसे कहते हैं। और यह जो बीमारी होती है आमतौर पर फेफड़ों को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है, जैसे कि त्वचा, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क या गुर्दे, वो भी टीबी रोग होने के बाद में थोड़े से प्रभावित होने लगते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चावल, अनाज एवं ब्रेड आदि किसका अच्छा स्रोत है। ए वसा का, बी विटामिन डी का, सी कार्बोहाइड्रेट का और डी कैल्शियम का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कार्बोहाइड्रेट का। चावल, अनाज और ब्रेड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के प्रचुर स्रोत होते हैं और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है। ए वसा, बी रेशा, सी कार्बोहाइड्रेट और डी विटामिन बी। तो सही उत्तर आप दे सकते हैं आसानी से। अभी हमने किया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है पोषक तत्व में शरीर के लिए सबसे पसंदीदा ऊर्जा स्रोत होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक है। तो प्लेग संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक का नाम बताना है आपको। ए कुत्ता, बी चूहा, सी मछली और डी मच्छर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूहा। प्लेग नामक संक्रामक रोग एक वायरस होता है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस जो जीवाणु होता है उससे ये प्लेग नामक रोग फैलता है और प्लेग नामक रोग फैलाने के लिए मुख्य वाहक के रूप में जो कृंतक होते हैं, कृंतक मतलब जो कुतरने वाले जीव होते हैं जैसे कि चूहा, इनमें ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही चूहों के अलावा गिलहरियाँ होती हैं या जो कुछ जंगली कुत्ते या खरगोश होते हैं उनमें भी ये जीवाणु मिलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए डेंगू, बी मलेरिया, सी हैजा, डी पीलिया। इसका उत्तर आसानी से आप दे चुके होंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा कई तरह की बीमारी होती है जिसमें डेंगू फैलता है। डेंगू के अलावा चिकनगुनिया एक बीमारी होती है, ये भी जैसे बुखार आता है उसी की तरह होती है और शरीर में दर्द होता है। तो चिकनगुनिया भी एडीज ही फैलाता है, यह भी आप अलग से याद रखें। अगर चिकनगुनिया का पूछता है तो इसका उत्तर आप एडीज इजिप्टी मच्छर बताएंगे। इसके अलावा जीका नामक एक बीमारी होती है, जीका और पीला बुखार। तो एडीज इजिप्टी मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, पीला बुखार इन बीमारियों को फैलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मात्रा के आधार पर हमारे मानव शरीर में क्या सर्वाधिक है। ए प्लाज्मा, बी वसा, सी प्रोटीन और डी जल। इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी, जल। मात्रा के आधार पे अगर हम बात करें तो जल यानी कि H2O हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये हमारे शरीर के वज़न का लगभग 55% से लेकर 78% तक होता है।
55% से लेकर के 78% तक हमारी बॉडी में हमेशा पानी मौजूद रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हमने देखे मात्रा के आधार पर हमारे शरीर में क्या सर्वाधिक है, लेकिन अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व का किस तत्व का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन। तत्व जो है अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो ऑक्सीजन यानी O2 जो है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर हम शरीर के द्रव्यमान से तुलना करें तो लगभग 65% हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होता है, किसी न किसी तरीके से ये इन्वॉल्व होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। नवजात शिशु में नाड़ी की दर होती है, मतलब उसकी धड़कनों की दर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 85 प्रति मिनट, बी है 105 प्रति मिनट, सी है 150 प्रति मिनट और डी है 125 प्रति मिनट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 150 प्रति मिनट। ये 125 से लेकर के 150 प्रति मिनट तक हो सकती है, इसलिए जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा 150 प्रति मिनट। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए है हैदराबाद, बी मुंबई, सी भोपाल और डी सूरत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद। भारत बायोटेक, जिसे आप BBIL के नाम से भी जानते हैं, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके नाम से ये भारतीय बहुराष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है। अगर इसकी स्थापना से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक का नाम अगर पूछता है तो कृष्णा एल्ला, ये नाम याद रखें, कृष्णा एल्ला ने भारत बायोटेक को स्थापित किया था। स्थापना हुई थी 1996 में। काम क्या करती है BBIL? ये दवा की खोज करती है, दवा के विकास, टीकों का विकास, बायोथेरेपिस्ट और जो भी हमारी मेडिसिन से रिलेटेड जो भी हेल्थ केयर उत्पाद होते हैं वो सारे के सारे ये बनाने का काम करती है और उसके निर्माण में लगी हुई है, उनका शोध करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है? ऑप्शन ए लोहा, बी मैग्नीशियम, सी क्रोमियम और डी आयोडीन। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के किए हैं, सही उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा यानी आयरन। आयरन की कमी से हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों में भेजने का कार्य करता है। तो अगर ये आयरन की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है तो हमें एनीमिया हो सकता है, यानी रक्त अल्पता हो सकती है। अगला प्रश्न है। कौन सी ग्रंथि द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है? ए थायराइड, बी अधिवृक्क, सी हाइपोथैलेमस और डी है पिट्यूटरी। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। यह एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी जिसे हम ADH के नाम से भी जानते हैं या फिर वेसोप्रेसिन के स्राव को नियंत्रित करके ऐसा करती है जो गुर्दे के द्वारा पानी में पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। तो ये भी आप अलग से याद रखें, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगला प्रश्न देखेंगे। बोमेन संपुट उपस्थित होता है ए छोटी आंत में, बी हृदय में, सी वृक्क में और डी यकृत में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, वृक्क में। बोमेन संपुट जो होता है वो वृक्क में उपस्थित होता है और जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उन सभी के वृक्क यानी कि गुर्दे में ये उपस्थित होता है। और एक प्याला जो होता है, प्याला इस टाइप से प्याला नुमा एक थैली होती है ये, और ये जो हमारे वृक्क होते हैं उसके वृक्काणु का नलिका वाला भाग होता है, इसका नलिका वाला भाग होता है ये बोमन संपुट। बोमन संपुट को केशिका सत्व संपुट भी कहा जाता है। यह रक्त से पेशाब को अलग करने का पहला चरण पूरा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे।
किस आयु में प्रायः खसरे का टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए 9 महीने, बी 12 महीने, सी 15 महीने, डी 18 महीने। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 महीने। 12 महीने की आयु में खसरे का टीका लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस होती है जिसके आधार पर इससे पहले भी जो खसरे का टीका है वो लग जाता है। खसरे का टीका डायरेक्ट नहीं लगता है, ये टीका जो होता है MMR के नाम से लगता है। MMR मतलब इसमें खसरा के साथ में कंठमाला और रूबेला, ये तीनों बीमारियां का टीका एक साथ लगता है, जॉइंट टीका है ये। और इसकी जो पहली खुराक है वो 12 से 15 महीने के दौरान दी जाती है। पहली खुराक जो होती है वो 12 से 15 महीने के दौरान दी जाती है। दूसरी खुराक की अगर बात करें तो 4 से 6 साल जो होते हैं, 4 से 6 वर्ष के दौरान इसकी सेकंड खुराक लगती है। और कुछ कंडीशंस मैंने बताया, जैसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जा रहे हैं या फिर कोई प्रकार का सामुदायिक प्रकोप फैला है, तो इस दौरान जो होता है ये टीका 12 महीने से पहले भी लग जाता है, यानी 6 महीने के बाद में 11 महीने, 6 से 11 महीने की जो उम्र है उस दौरान भी इसका खसरे का टीका लगाया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान भी लगता है, ये विशेष रूप से आप याद रखेंगे 6 से 11 माह के दौरान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बौनापन विकास के लिए जानी जाती है? ए गल ब्लेडर ग्रंथि, बी पिट्यूटरी ग्रंथि, सी पाइनियल ग्रंथि और डी अग्नाशय ग्रंथि। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो कई महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करती है, जिसमें से एक होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसे आप बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। तो अगर वृद्धि हार्मोन प्रॉपर तरीके से पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं दे रही है तो उस कंडीशन में बौनापन नामक जो है समस्या आ जाती है, यानी शरीर ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौनापन निम्न में से किसकी कमी से होता है? ए मैग्नीशियम, बी जस्ता, सी कैल्शियम, डी आयोडीन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी है, आयोडीन। अभी हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, और ये उसके लिए जिम्मेदार होता है कि हमारी बॉडी बड़ी हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसकी कमी से होता है, तो थायराइड हार्मोन का जो उत्पादन होता है वो थायराइड हार्मोन का उत्पादन जब रुक जाता है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में बौनापन की समस्या हो सकती है। तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है, जो शरीर के विकास के कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आयोडीन तत्व की अगर कमी होती है तो बौनापन जैसी समस्या हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कुल आहार में से कितने प्रतिशत कैलोरी प्रोटीन का ग्रहण करना चाहिए? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार आया है हमारी क्लास में, हमने इसको दिया है पिछली क्लासों में ये है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से लेकर 15% तक। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कुल आहार में लगभग 10 से 15% तक कैलोरी प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ल्यूकोमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो किसकी बढ़ोतरी हो रही है बताना है। ए श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या की, बी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या की, सी प्लेटलेट की संख्या में और डी अस्थि कोशिकाओं की संख्या में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में ज़्यादा वृद्धि होने लगती है तब जो हमें बीमारी होती है उसे हम ल्यूकोमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा में सामान्य रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जो सामान्य रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बाधित कर सकता है। मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं जब होंगी, ज़्यादा बढ़ेंगी, तो दूसरी अन्य सामान्य रक्त कोशिकाएं जैसे आरबीसी वगैरह हो गया, प्लेटलेट्स वगैरह हो गया, उनकी वृद्धि में समस्या आएगी। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी को ही ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ए लोहा, बी पोटेशियम, सी गंधक, डी सोडियम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। वजह यह है कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है और हृदय तंत्रिकाओं और मांसपेशियों को सही कार्य के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा हृदय से संबंधित कुछ अन्य खनिज और होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम यह स्थिर हृदय ताल को बनाए रखने, सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है।
इसके अतिरिक्त कैल्शियम भी काफ़ी ज़्यादा हृदय को जरूरी होता है। यह हृदय की मांसपेशियों की संकुचन और शिथिलता के लिए आवश्यक है, जिससे हमारी धड़कनें रेगुलर चलते रहती हैं। तो ये तीनों ही जो है पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों ही हृदय के लिए आवश्यक खनिज तत्व होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन है। ए बुखार, बी लैक्टोज असहायता, सी मलेरिया, डी टाइफाइड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, लैक्टोज असहायता। कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का मतलब ये है कि हम हमारे बॉडी में हम एनर्जी के लिए तत्व नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट्स से अगर ऊर्जा हमें लगातार प्राप्त नहीं हो रही है या फिर बहुत कम मात्रा में प्राप्त हो रही है, उस कंडीशन में हमको PEM समस्या हो जाती है, यानी प्रोटीन एनर्जी की कमी हो जाती है। तो प्रोटीन एनर्जी की कमी हो जाने पर तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि मेरास्मस। आपने इससे पहले मैंने पढ़ाया है आपको मेरास्मस और क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर तो प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन मेरास्मस जो होता है वो ऊर्जा की कमी से होता है। सही मात्रा में, सही कैलोरी में अपर्याप्त सेवन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी और मेरास्मस जैसे गंभीर कुपोषण होने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? ए पोलियो के, बी फीलपाओं के, सी है जापानी इंसेफेलाइटिस के और डी है मलेरिया के। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, जापानी इंसेफेलाइटिस के। सूअर जो होते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी को फैलाने में मदद करते हैं, क्योंकि और ये इससे संबंधित जो वायरस होते हैं उसके वाहक होते हैं। तो इसलिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, जिससे हमें जापानी इंसेफेलाइटिस नामक बीमारी ना हो। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय में होती है ए अंतर्स्रावी कोशिकाएं, बी दो प्रकार की कोशिकाएं, बहिर्स्रावी और अंतर्स्रावी, सी केवल बहिर्स्रावी कोशिकाएं और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक बहिर्स्रावी और दूसरी अंतर्स्रावी। बहिर्स्रावी कोशिकाएं अग्नाशयी रस का स्रावन करती है और जो पाचन में हमें मदद करता है। तो ये क्या काम करेगी? पाचन में हमारी मदद करेगी। जो बहिर्स्रावी होती है तो पाचन में मदद करती हैं। इसके अतिरिक्त जो अंतर्स्रावी कोशिका होती है ये लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाई जाती हैं और इंसुलिन, ग्लूकागन जैसे हार्मोन स्रावित करती हैं, जो शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो पाचन और शर्करा का नियंत्रण ये दोनों ही अंतर्स्रावी और बाह्य स्रावी जो कोशिकाएं होती है वो करती हैं। तो अग्नाशय में ये दोनों ही पाई जाती हैं, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्कंदन के लिए कौन सी रक्त कोशिका जिम्मेदार है? ए RBC, बी WBC, सी प्लेटलेट्स और डी है न्यूट्रोफिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। स्कंदन का मतलब होता है कि जैसे आपको किसी प्रकार का कट लग गया, कोई चोट लग गई, तो वहाँ पे रक्त का थक्का जमने लगता है। तो रक्त स्कंदन के लिए रक्त के जो बिम्बाणु होते हैं, जिसको हम इसे दूसरा नाम बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं, तो रक्त के जो बिम्बाणु होते हैं यानी कि प्लेटलेट्स होती हैं, ये रक्त कोशिकाओं और बिम्बाणु जो होते हैं ये रक्त कोशिकाओं में जो थक्का है वो जमाने का काम करते हैं। और इसके लिए थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स के साथ में एक विटामिन होता है, विटामिन के, ये भी जिम्मेदार होता है। तो ये दोनों ही चीज़ जो है प्लेटलेट्स और विटामिन के, ये दोनों ही स्कंदन के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य है? ए देश में कुपोषण का बोझ घटाना, बी पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपरोक्त दोनों। राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य था देश से कुपोषण कम हो जाए और पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना। मतलब पोषण को दूर करने के लिए जो जो चीज़ें गवर्नमेंट लेके आती है, जो जो योजनाएं लेके आती है, उन सभी के बीच में आवश्यक समन्वय कैसा हो, ये सब करना राष्ट्रीय पोषण नीति का कार्य था। अब राष्ट्रीय पोषण नीति पहली बार कब आई थी? तो ये आई थी 1993 में। भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति को लॉन्च किया था और तब से ये कंटिन्यू जारी है। अगला क्वेश्चन है, रेनी फेज है
तो रेनिफेज क्या है आपको बताना है। ए बहुशर्करा, बी मोनोसेक्राइड, सी डाइसेक्राइड और डी है ट्राइसेक्राइड। तो ये पहली बार ये आया है रेनिफोज, तो रेफिनोज। तो रेफिनोज क्या है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्राइसेक्राइड। रेफिनोज एक ट्राइसेक्राइड है जो ग्लेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। तो इसमें तीन चीज़ आ जाती हैं, ग्लेक्टोज प्लस ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज। इन तीनों को मिला करके रेफिनोज बनता है और ये एक ट्राइसेक्राइड है जो कई पौधों में पाया जाता है और एक प्रकार से गैर पचने वाला ये तत्व होता है, यानी आसानी से इसका पाचन हमारा शरीर नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपर मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है ए एड्रिनल, बी हाइपोथैलेमस, सी पीनियल और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथैलेमस। सुपर मास्टर ग्रंथि का जब भी नाम आता है तो सही उत्तर आप लगाएंगे हाइपोथैलेमस। सुपर मास्टर ग्रंथि रूप में हाइपोथैलेमस को जाना जाता है क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है और जिसे अक्सर हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो जो मास्टर ग्रंथि इसलिए बोलते हैं पिट्यूटरी को नियंत्रित करता है। ये मस्तिष्क में पाई जाती है, इससे पहले हमने पढ़े हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये शरीर के अन्य जो हार्मोन होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करती है और सबसे ज़्यादा पिट्यूटरी ग्रंथि ही श्रावण करती है, लेकिन हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है। आपको बताना है यकृत कौन सा काम नहीं करता है। ए पित्त का उत्पादन, बी प्रोटीन का पाचन, सी रक्त शर्करा विनिमय और डी विसरण। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन यकृत नहीं करता है। यकृत बहुत सारे कार्य करता है जिसमें पित्त का उत्पादन आता है, रक्त शर्करा विनिमय होता है, विसरण होता है, रक्त के को फिल्टर करता है, हानिकारक पदार्थों को तोड़ता है, हमारे शरीर में पित्त भी बनाता है, पित्त भी यकृत से ही बनता है। इसके अलावा पोषक तत्वों का चयापचय करने में भी मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो ये थक्का भी जमाता है। इसके अलावा रक्त की मात्रा को ये हमारी बॉडी में जो है थोड़ा सा नियंत्रण करता है, ये सारे काम करता है। प्रोटीन ये पाचन नहीं करता बल्कि प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन यहाँ पर बनाता है ये। तो प्रोटीन के बनाने का काम करता है और हार्मोन को भी बनाने का काम करता है, इतने सारे कार्य ये करता है। साथ ही संक्रमण से भी लड़ता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन नहीं करता है बल्कि प्रोटीन ही बनाता है। अगला क्वेश्चन, बीसीजी टीका को किस वर्ष विकसित किया गया था। ऑप्शन ए 1913, बी 1943, सी 1938, डी 1921। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है 1921। बीसीजी टीका जिसे बेसिलस कैलमेट गुएरिन भी कहा जाता है, एक है ना, बेसिलस कैलमेट गुएरिन बीसीजी, ये एक फ्रांसीसी जीवाणु विज्ञानी थे जिनका नाम था अल्बर्ट कैलमेट और उनके एक साथी थे जिनका नाम था कैमिली गुएरिन। ये दोनों के नाम से इसे मिलाकर के बनाया गया है बीसीजी और ये 1908 से लेकर 1921 के दौरान इन दोनों जीवाणु विज्ञानियों ने इसे विकसित करने का काम किया था और इसका उपयोग पहली बार जब 1921 में कम्प्लीटली बन गया, सारे टेस्ट हो गए, तो 1921 में पहली बार इसे टेस्ट किया गया था और पहली बार इसका उपयोग करने के बाद में अभी भी इसका उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेनिसिलिन प्रतिजैवक से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए नीला हरित शैवाल, बी जीवाणु, सी शैवाल और डी कवक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवक से प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन एक महत्वपूर्ण प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक होती है और पेनिसिलियम नामक कवक से इसे लिया जाता है, तो वो नाम याद रखेंगे, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नामक जो कवक होता है उससे इसे लिया जाता है और सबसे पहले आपको अच्छे से पता है कि इसको किसने बनाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसे खोजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका नाम भी याद रखेंगे।
तो पेनिसिलिन जो है एक प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है और ये पेनिसिलियम कवक से इसे निकाला जाता है और 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेरास्मस और क्वासियोरकर के लक्षणों में मुख्य अंतर क्या है? ए एडिमा, बी चिड़चिड़ापन, सी पेशी क्षय और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिमा। एडिमा का मतलब होता है सूजन। जो मेरास्मस और क्वासियोरकर होते हैं दोनों में चिड़चिड़ापन, पेशी क्षय दोनों में हो जाता है और मेरास्मस और क्वासियोरकर जो होता है ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहलाता है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण ये दोनों ही हैं, दोनों में चिड़चिड़ापन, पेशी क्षय, शरीर का कमज़ोर होना, ये सब चीज़ देखा जाता है। लेकिन एडिमा जो होता है, एडिमा का मतलब सूजन, एडिमा का मतलब यहाँ पर सूजन है। तो सूजन जो होता है वो मरास्मस क्वासियोरकर में मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी होती है जिससे क्वासियोरकर में एडिमा की सूजन होने लगती है। तो क्वासियोरकर में एडिमा होता है, मेरास्मस में एडिमा नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। यह हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए लगातार जुड़े रहें। साथ ही हम आपको कांस्टेबल की क्लासेस भी दे रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आए हैं। तो आप हमारी चैनल पर लगातार बने रहें। हमारी यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।